दोस्तों, पत्नी की एफआईआर के बाद पति के साथ क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, आज जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ वो कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और प्रैक्टिकल अनुभव तीनों पर आधारित है। दोस्तों, ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको लीगल प्रोसेस समझाने के लिए है। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि एफआईआर से पहले क्या होता है। देखिए, जब पत्नी थाने जाती है तो हर केस में इमीडिएटली एफआईआर दर्ज हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। कानून के अनुसार अगर पत्नी के लगाए गए आरोप गंभीर हैं और स्पष्ट हैं, यानी कि स्पेसिफिक हैं, तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन बहुत सारे मामलों में पुलिस पहले शिकायत दर्ज करती है, दोनों पक्षों को बुलाती है, उनकी काउंसलिंग या सेटलमेंट की कोशिश करती है। दोस्तों, ये पुलिस की प्रैक्टिस और उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी तरह का कोई ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है। अगर इस स्टेज पर सेटलमेंट हो जाए तो मामला आगे ही नहीं बढ़ता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि जब सेटलमेंट फेल हो जाए तो क्या होता है। देखिए, अगर पति पत्नी के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। एफआईआर दर्ज होने से पहले या साथ साथ पत्नी के स्त्रीधन, यानी कि पत्नी का जो डाउरी का सामान था, उसका स्त्रीधन था, उसको लेकर के कार्रवाई हो सकती है। पुलिस पति से कह सकती है कि जो भी सामान पत्नी लेकर के आई थी वो थाने में प्रस्तुत किया जाए, उसे लाया जाए। उसका रिकॉर्ड बना करके वो सामान पत्नी को सौंपा जाता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, 406 आईपीसी स्त्रीधन लॉ के तहत पूरी तरह से वैलिड है। एफआईआर के बाद पुलिस की पहली कार्रवाई क्या होती है, इसे जान लेते हैं। देखिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस सबसे पहले पत्नी का बयान लेती है, स्टेटमेंट लेती है, उसके दस्तावेज, सबूत और गवाहों को रिकॉर्ड पर लेती है। इसके बाद आती है बारी नोटिस या गिरफ्तारी की। इनमें से क्या होगा। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है अरनेश कुमार की, और इसके अनुसार जिन अपराधों में सज़ा 7 साल तक की है, जैसे कि 498 है, 406 है, उसमें गिरफ्तारी ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर पुलिस आरोपी को सेक्शन 41A सीआरपीसी या कहें कि सेक्शन 35 BNSS का नोटिस देती है। इसका मतलब होता है कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा, लेकिन ये हर केस में ज़रूरी नहीं है। अगर पुलिस को लगता है कि आरोपी पति फरार हो सकता है, सबूत मिटा सकता है या शिकायतकर्ता यानी कि पत्नी को धमका सकता है, तो पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि पुलिस से पूछताछ के दौरान पति ने क्या क्या सावधानी रखनी है। देखिए, जब आप थाने जाते हैं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपके बयान नोट किए जाएंगे। ऐसे में आपने ध्यान रखना है कि बिना वकील की सलाह के कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट या ऐसा बयान जो आपके खिलाफ जा सके, उसे देने से आपने बचना है। आपको अपना पक्ष शांति और सम्मान के साथ रखना है। अब बारी आती है परिवार के सदस्यों के नाम के बारे में। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि पत्नी अपनी शिकायत में पति के माता पिता, भाई बहन या दूर के रिश्तेदारों के नाम भी जोड़ देती है। आज की जुडिशियल सोच ये है कि हर रिश्तेदार को, हर फैमिली मेंबर को 498 के मामलों में ऑटोमेटिकली आरोपी नहीं बनाया जा सकता। पुलिस और कोर्ट को ये देखना होता है कि किसका एक्चुअली में रोल है और किसका नहीं है। जिन परिवार वालों का कोई रोल नहीं होता, तो उनके नाम जांच के दौरान ही, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर कोर्ट की कार्रवाई में अक्सर बाहर कर दिए जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं एंटिसिपेटरी बेल की स्थिति के ऊपर।
दोस्तों ये एक बहुत ही ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है। एंटिसिपेटरी बेल कोई गलती नहीं है, ये एक कानूनी सुरक्षा है, लेकिन हर केस में इसकी ज़रूरत नहीं होती। घबराकर तुरंत एंटिसिपेटरी बेल लेना भी सही नहीं है। ये केस टू केस डिपेंड करता है, जो केवल वकील ही आपको देख करके बता सकता है। दोस्तों इसके बाद आती है चार्जशीट और कोर्ट की कार्रवाई। देखिए, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और उसे कोर्ट में दाखिल करती है। आरोपी को यानी कि पति और उसके परिवार वालों को चार्जशीट के समय या कोर्ट के द्वारा जारी सम्मन पर हाजिर होना होता है। इसके बाद आती है बेल। देखिए, 498A और 406 जैसे मामलों में आम तौर पर कोर्ट रेगुलर बेल दे देती है, क्योंकि कानून कहता है कि जहां गिरफ्तारी की ज़रूरत ना हो तो वहां जेल नहीं भेजना चाहिए। हालांकि बेल आरोपी के आचरण यानी कि उसके कंडक्ट और बिहेवियर पर और केस में क्या फैक्ट्स हैं उस पर निर्भर करती है। दोस्तों इसके बाद आती है ट्रायल। देखिए, ट्रायल में आरोप समझाए जाते हैं, पत्नी को अपने आरोप साबित करने का मौका मिलता है, गवाह पेश किए जाते हैं। दोस्तों लीगली बात करें तो आरोप साबित करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिकायतकर्ता यानी कि पत्नी या कहें कि प्रोसिक्यूशन पर होती है। दोस्तों एक सच्चाई ये भी है कि ऐसे मैट्रिमोनियल आपराधिक मामले 5 साल, 7 साल या 10 साल तक चल सकते हैं। कई बार कोर्ट सेटलमेंट की संभावना देखते हुए गवाही में समय ले लेती है। दोस्तों इसके बाद आता है बचाव का पक्ष यानी कि डिफेंस और कोर्ट का फैसला। देखिए, जब दोनों पक्षों की गवाही और बहस पूरी हो जाती है, कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला करती है। अगर आरोप साबित नहीं हो पाते तो आरोपी यानी कि पति को बरी एक्विट कर दिया जाता है, और अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो ऐसे में पति को कन्विक्ट कर दिया जाता है, या जो भी उसमें उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें कन्विक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों ये वीडियो सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है। हर केस की सिचुएशन, हर केस की परिस्थितियां, हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार एक एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल लॉयर से सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।